Hello everyone, welcome back to my channel, The Blissful Sandy. Welcome to my Friday episode in this channel. तो by the thumbnail, I think you have an idea कि आज मैं किस टॉपिक के बारे में वीडियोस बनाने जा रही हूँ. Yes, यू गेस इट राइट बिकॉज मैं 3 to 4 days बैक मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी जहाँ पे मैंने पोल किया था कि नेक्स्ट आप लोग क्या वीडियोस देखना चाहते हो कि मेरा जर्नी एज ए नर्सिंग ऑफिसर और द डेली व्लॉग थी. तो ऑब्वियसली द मैक्सिमम वोट वाज फॉर द नर्सिंग ऑफिसर जर्नी एंड यस, आज मैं इसी टॉपिक में वीडियोस बनाने बैठी हूँ यहाँ पे. एंड इट्स गोना ए स्टोरी टेलिंग सीरीज़ इन माई चैनल. पहली बार मैं अपना लाइफ का स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एंड या आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई होप आप लोगों को भी ये मेरा लाइफ का जो रियल स्टोरी है, रियल जर्नी है, आप लोगों को अच्छा लगेगा. तो चलो फटाफट से लेट ना करके आज का इस स्टोरी टेलिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं. आई होप डेफिनेटली विल लाइक दिस वीडियो. तो चलो लेट्स स्टार्ट. चलो वीडियो कहाँ से स्टार्ट करता है, मीन स्टोरी कहाँ से स्टार्ट करते हैं. ऑब्वियसली फ्रॉम माई क्लास 12, जबकि मैं एक 17 साल की लड़की थी, इमेच्योर सी लड़की. तो तब से स्टोरी स्टार्ट होता है. तो फर्स्ट फेज इन माई लाइफ इज़ द आफ्टर द क्लास 12 थिंग. तो दैट टाइम आई वॉज 17 years ओल्ड एंड करियर डिसोरिएंटेड लड़की एक, मतलब करियर के बारे में आई हैव ज़ीरो आइडिया एंड कोई इसके बारे में कुछ मुझे पता भी नहीं था. मतलब मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या नहीं करना चाहिए. आजकल का जब मैं 17-18 साल की लड़का लड़की लोगों को देखती हूँ, मेरा भाई को भी इनफैक्ट मैंने देखा है कि ही वॉज़ वेरी लाइक क्लियर कि उसको क्या करना है. एंड दैट टाइम इंटरनेट वॉज बहुत ही ज़्यादा मतलब ईजीली एक्सेस नहीं था. तो या मैं करियर के बारे में कभी ज़्यादा नहीं सोची थी. मेरा बहुत सारा क्लासमेट्स थे जो उस टाइम मतलब कोई इंजीनियरिंग, कोई लाइक फॉर द मेडिकल एकदम पढ़ाई स्टार्ट कर दिया था 11 से. बट मेरा कोई लाइक वही नहीं था कि मुझे ऐसा पर्टिकुलर कुछ करना है. दो मेरा फैमिली में मैक्सिमम लाइक मेरा ग्रैंडफादर एंड और जो मेरा अंकल वगैरह है, मोस्टली लोग मेडिकल प्रोफेशन में ही लाइक ऑलरेडी जॉइंट थे. कोई फार्मासिस्ट, कोई डॉक्टर, कोई नर्स, ऐसे ही थे. तो घर से पहले से ही मेडिकल की तरफ झुकाव ज़्यादा था कि मेडिकल फील्ड में ही कुछ करना है, लाइक डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट जो भी है. बट मेरा स्टार्टिंग से बताऊँ, मेरा मेडिकल जो थिंग है मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था. मुझे कभी इतना दिलचस्प नहीं था इस सब चीज़ों के बारे में. बट येस, डेस्टिनी टेक्स इट्स इन अनदर वे. तो जो भी है, तो आई वॉज़ वेरी डिसोरिएंटेड. मैं बस अच्छे से पढ़ाई करती थी. ऑब्वियसली मैं हार्डवर्क करती थी, पढ़ती थी, क्योंकि मुझे 12th का जो मार्क्स था वो अच्छी लानी थी. तो मैं पढ़ाई ज़रूर करती थी, बट मुझे क्या करना है आफ्टर 12 वो मुझे नहीं पता था. दो उस टाइम मुझे एक वो ही मन था कि मुझे बस कोई एक सब्जेक्ट को लेके, कोई एक साइंस सब्जेक्ट को लेके, जैसे कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, जो जो सब्जेक्ट आता है, मतलब कोई एक उस सब्जेक्ट को लेके मुझे हायर स्टडी करने का एक्चुअली बेसिकली मन था. प्रोफेशन कुछ कोर्सेज करना है ऐसा कुछ दिमाग में था ही नहीं. बट एज ए पार्ट ऑफ मिडिल क्लास फैमिली, इंडियन फैमिली, हर घर पे पेरेंट्स लाइक चाहता है कि मेरा बेटा और बेटी लाइक आफ्टर 12 कुछ प्रोफेशन कोर्स में चला जाए, या तो इंजीनियर, या तो डॉक्टर, या तो नर्सिंग, अभी द थिंग. तो सबको यही चाहता है कि कोई एक प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन कर जाए एंड लाइफ सेटल्ड हो जाए. बट मेरा माइंड में ऐसा सेटलमेंट तब आया नहीं था. तो मैं वही धुन में थी कि 12th में अच्छे रिजल्ट करना है एंड मुझे कोई एक अच्छा सा सब्जेक्ट लेके हायर स्टडी करना है. बट पापा का मन था कि ये सब दूँ मैं. तो ऑब्वियसली मैं ये सब जो एग्ज़ाम होता है लाइक जेई मेन, जेई एडवांस्ड, नीट, फिर और जो जो भी मतलब जो रेगुलर आफ्टर 12 जो एग्ज़ाम आता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सारे कुछ की पापा ने फॉर्म फिलअप वगैरह किया था. तो यस, मैं भी उसकी हिस्सा थी. मेरा सारे बैचमेट्स दे रहे थे, क्लासमेट दे रहे थे, तो मैं भी ऑब्वियसली दिया था. एंड काफ़ी और भी एग्ज़ाम था छोटा मोटा, जैसे कि जेन पर हमारा वेस्ट बंगाल का जो नर्सिंग एग्ज़ाम्स वगैरह है, सब कुछ ही मैंने दिया था. नीट भी दिया है, AIPMT, सब कुछ, मतलब मेडिकल का जितने सारे एग्ज़ाम्स होता है और लाइक इंजीनियरिंग में भी जितना सारा एग्ज़ाम होता है सभी दिया था, जैसे सब कोई बच्चा देता है. तो ऐसे ही मैं दे रही थी कि हाँ ठीक है, चलो पापा बोल रहे हैं, अगर हो जाए तो यही करना पड़ेगा, क्योंकि 17 साल की लड़की थी, मम्मी पापा जो बोलेगा ऑब्वियसली वही करना है. तो दिस वॉज द प्लान. फिर मेरा ऐसे ही 12th
का लाइक हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम के बाद ही तो ये सब होता है, तो हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम दिया अच्छे से, एंड उसके बाद जो है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम एक के तौर पर एक दिया जा रहा था। एंड दैट टाइम मैं कुछ फॉर्म वगैरह फिल नहीं करती थी, क्योंकि मेरे को आता भी नहीं था, मैं करती भी नहीं थी, क्योंकि मेरा पापा ही सब कुछ करते थे। एंड देयर वाज लाइक इंस्टीट्यूट जहाँ पे वो लोग बस ऐसे ही जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है ना आफ्टर 12 वो सब फिलअप करते थे। तो पापा उसी एक कोई इंस्टीट्यूट के साथ कनेक्टेड हो गया, एंड सारे जितना सारा मेरा एग्ज़ाम्स का हो गया, मतलब देना है, तो वहीं से ही फॉर्म फिलअप वगैरह करवाता था। तो दैट टाइम वंस वन डे मेरे पापा अचानक से बोला मुझे कि बेटा एक एग्ज़ाम आता है एम्स का, जो कि नर्सिंग का एग्ज़ाम है, बट बहुत अच्छा है वो एग्ज़ाम। अगर कोई क्रैक कर लिया एंड आगे जाके वहाँ का हिस्सा बन पाया तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि एम्स में सारे मिनिस्टर वगैरह एडमिट होता है। क्योंकि तब जो जनरल पीपल था उनका दिमाग में एम्स मतलब एम्स दिल्ली की बात ही आती थी। एंड कभी कभार शायद न्यूज़ में वो लोग देखे होंगे कि एम्स में मिनिस्टर कोई एडमिटेड है एंड दैट थिंग। तो पापा का माइंड में ये था कि एम्स बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट होता है एंड वहाँ पे मिनिस्टर वीआईपी लोग एडमिट होता है, बहुत ही लाइक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट होता है। तो पापा ने बोला उसका एक एग्ज़ाम आता है तो वो तुमको देना है। मेरे को कोई लाइक वो ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है कि एग्ज़ाम देना है, क्यों इतना एग्ज़ाम देना है। एक तो हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम के बाद एक मैं देते जा रही थी अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो मैं ऑलरेडी पक चुकी थी, बट बोला था तो मुझे देना है ऐसा करके बोला। मैंने बोला ठीक है देंगे। एंड उसका मैंने मेडिकल के लिए मेरा पापा फॉर्म नहीं फिल किया था, नर्सिंग के लिए ही किया था। एज़ मेरा पापा को उनका कोई फ्रेंड से पता चला था, एक्चुअली उनका फ्रेंड का बेटी को एम्स में पिछले साल ही सिलेक्शन हुआ था, तो वहाँ से मेरा पापा को आइडिया था कि ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट होता है, तो वहाँ से ही सुन के आया था। एंड मेरा पापा अलग से वो भर दिया था, मतलब वो अलग से इंस्टीट्यूट में बोलता नहीं है कि इसका फॉर्म होता है, क्योंकि वो बहुत ही, देखो मैं पश्चिम मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट से आती हूँ, वेस्ट बंगाल का। तो वहाँ पे इतना तब नोन नहीं था एम्स के बारे में एटलीस्ट। एक्चुअली मेरा डिस्ट्रिक्ट क्या बोल रही हूँ, बाद में जब मैं यहाँ पे आई पूरी वेस्ट बंगाल में आई गेस इतना एम्स के बारे में इतना आइडिया नहीं था, क्योंकि एम्स तब वेस्ट बंगाल में नहीं था। ओनली जो नियरेस्ट एम्स था वो है एम्स भुवनेश्वर। तो या इतना आइडिया नहीं था, तो बहुत ही लाइक मेरा क्लास का मतलब कोई बच्चा आई गेस मैंने बोलते हुए भी नहीं सुना कि इस एग्ज़ाम होता भी है, कि वो लोग दे रहे हैं। तो बहुत ही यूनिक एग्ज़ाम था। तो ठीक है चलो पापा बोल रहा है, पापा ऐसा अनोखा अनोखा जुगाड़ करके लाए तो देना है, तो ठीक है मैं दूंगा ऐसा सोचा। देन द नेक्स्ट थिंग विच इज़ अ वेरी लाइक, मैं उसके लिए मैं पता नहीं डेस्टिनी बोलूँ लक बोलूँ क्या बोलूँ। तो एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आया एंड द डेट वाज फॉर द एग्ज़ाम मेरा बर्थडे, मतलब मेरा बर्थडे था, होता है 14 जून, तो उसी दिन होगा मतलब एग्ज़ाम, मतलब बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो मैं तो जैसे एडमिट कार्ड आया लाइक बर्थडे का दिन है मेरा, तो माथा ख़राब हो गया। मैं तो पापा को एकदम बोली पापा देखो मेरे को बर्थडे का दिन कोई एग्ज़ाम नहीं देना है। एंड मैं बचपन से ऐसे ही थी, बर्थडे को लेके मैं बहुत ही एक्साइटेड रहती थी, भले ही कुछ करूँ ना करूँ, बट बचपन से मेरा माइंड में सेट है कि बर्थडे का दिन कुछ काम नहीं करना है, बस चिल करना है, मज़े करना है, ये एग्ज़ाम क्या होता है। बट पापा ने उस टाइम मेरी बात नहीं सुनी एंड पापा ये ऐसे समझाया था देखो बेटा हर साल लाइक बर्थडे तो तुम्हारा आती रहेगी, तो अगले साल अच्छे से सेलिब्रेट कर लेना। एंड 11th-12th का बाद ये जो ईयर है बहुत ही क्रिटिकल ईयर है, तो इस ईयर में थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लो, फिर आगे जाके थोड़ा सा अच्छे से और इन्जॉय कर लेना। पापा ने ऐसे समझाया, पापा कभी डांटते नहीं थे। पापा ऐसे ही लाइक प्यार से थोड़ा इमोशनली, ताकि वो मतलब बात को दिल को छुए ऐसा करके बोला, मतलब समझाया कि देखो हर साल आ जाएगा तुम दे दो ये। अब बर्थडे का दिन है, मेरे को मतलब 1% भी मन नहीं था कि मैं वो एग्ज़ाम दूँ, बट येस देना तो पड़ेगा ही, मम्मी पापा का बात सुनना पड़ेगा। तो ऐसे ही डे आया, मेरा बर्थडे का दिन है एंड पिछले दिन हम ऑलरेडी पहुंच गए थे भुवनेश्वर, मेरा सिटी सेंटर था भुवनेश्वर, वहाँ पे ही है एग्ज़ाम। तो मैं वेस्ट बंगाल से भुवनेश्वर गई एग्ज़ाम देने के लिए, 13 जून को पहुँच गई थी एंड 14 जून था एग्ज़ाम। तो यस बर्थडे का दिन एकदम अच्छे से रेडी होकर मैं एग्ज़ाम देने चली गई। एंड ट्रस्ट मी गाइस, उससे पहले जितने सारे मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया था, मोस्ट प्रॉब्ली ये एम्स का जो एग्ज़ाम था वो सबसे लास्ट वाला कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था, क्योंकि मुझे मतलब एकदम जून में होता है एंड मोस्टली एग्ज़ाम अप्रैल मई के अंदर ख़त्म हो जाता है, जेई जो भी है, NIT जो नीट AIPMT जो भी है, तो वो सबसे लास्ट वाला था। एंड मैं बहुत चिल होके गई थी, भाई ये तो होने से नहीं रहा, इतना सारा एग्ज़ाम होगा होगा जो भी एक हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो मैं बहुत चिल तरीके से गई हूँ, ठीक है आएगा आएगा कर लूँगी, 2-3 घंटे एग्ज़ाम ही तो देना है।
तो मैं चली गई एग्ज़ाम देने। एंड अभी भी मुझे वो इंस्टीट्यूट का नाम एग्जैक्टली याद नहीं है। अगर मुझे गूगल से सर्च करके वो जहाँ पे मैं एग्ज़ाम देने गई थी मिल जाएगा तो मैं अटैच कर दूंगी। कुछ रीजनल इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट करके था भुवनेश्वर का। तो वहाँ पे मेरा पड़ा था एग्ज़ाम सेंटर, तो मैं अंदर गई। एंड ये स्टोरी क्यों बोल रही हूँ अभी आपको पता चलेगा। मैं जैसे ही गई तो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम से पहले 1 to 2 आवर्स गैप होता है एंड आफ्टर दैट ही एग्ज़ाम स्टार्ट होता है। तो मैं बैठ गई एग्ज़ाम देने के लिए। एंड एग्ज़ाम तब स्टार्ट नहीं हुआ, मतलब सीट पे बैठी। एंड मेरा साइड में एक बंगाली और लड़की थी, ठीक है। तो दैट टाइम क्या, मैं अभी भी मतलब उस टाइम ज़्यादा मैं एक्सट्रोवर्ट थी, तो कोई मेरे से बात कर रहा है आगे से तो मैं एकदम चिट चैटिंग स्टार्ट कर देती थी लिटरली। तो एग्ज़ाम हॉल के अंदर ही उसके साथ मेरा बातचीत स्टार्ट हुआ। एंड वो लिटरली मुझे पूछ रहा है कि आपने एम्स का एमबीबीएस एग्ज़ाम दिया है कि नहीं। एंड और भी एम्स का जो पोस्ट आता है लाइक ऑप्टोमेट्री और भी क्या क्या बोला था, लैब टेक्नीशियन का एंट्रेंस का जो होता है ना, वो सब तुमने दिया है कि नहीं, सब पूछने लग गया। तो मैंने बोला मैं तो सब फिल नहीं किया, मैं बस, मेरे पापा ने ये नर्सिंग का जो है वही भरा है, मैं वही दे रही हूँ, कोई एमबीबीएस का नहीं दिया था मैंने, बस नर्सिंग का ही दे रही हूँ। एंड मुझे आइडिया भी नहीं है ये एम्स वेम्स क्या है। एंड द लड़की आई थिंक फ्रॉम हुगली और कोलकाता था, तो उनको थोड़ा ज़्यादा नॉलेज था। वो आई गेस थोड़ा सीबीएसई ऐसा बोर्ड में था और मैं तो एकदम बंगाली बोर्ड का ही हूँ, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था। एंड जनरली जो इंग्लिश मीडियम स्कूल का होता है सीबीएसई आईसीएसई, उन लोगों को ज़्यादा नॉलेज रहता है। एंड कलकत्ता का भी था तो नॉलेज ज़्यादा ही है उनको। तो बोलता है अरे तुमको पता नहीं ये एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम होता है, बहुत अच्छा होता है, एम्स तो बहुत अच्छा होता है। एंड आजकल का देखो 17-18 साल का अगर कोई लड़का लड़की को बोलोगे, वो अपनी जाके फास्ट, वो जैसे कोई एग्ज़ाम देने जाएगा उससे पहले वो गूगल सर्च कर लेगा। बट दैट टाइम इतना हम लोग इंटरनेट कहाँ एक्सेस करते थे, साइबर कैफ़े में जाना पड़ता था एक्सेस अच्छे से अगर इंटरनेट एक्सेस करना है, तो आइडिया नहीं था। तो वो लड़की तो मुझे पूरा ज्ञान बटोरा, पूरा जो एग्ज़ाम के पहले 1-1.5 घंटा होता है वो पूरा ज्ञान बट रहा है। एम्स तो बहुत अच्छा होता है, मेरे को तो वो एम्स चाहिए, मतलब वो लिटरली मुझे ऐसा बता रही है ना। आई एम लाइक मेरे को तो इतना इंटरेस्ट भी नहीं है, पता भी नहीं क्या है, मैं उनका बात सुन रही हूँ। तभी मुझे थोड़ा आइडिया हुआ। एंड दैट टाइम ऐसा था, एज ही ऐसा था कि मम्मी पापा से ज़्यादा अपना जो सेम एज का जो होता है ना फ्रेंड्स वगैरह, उनका बातें ज़्यादा कन्विंसिंग लगता है। तो एग्ज़ाम से पहले एक ऐसा ही लाइक लड़की से बात सुन के मैं काफ़ी कन्विंस्ड रहा, मतलब एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले कि अच्छा तो एग्ज़ाम थोड़ा अच्छे से देना पड़ेगा, मतलब एम्स अच्छा है, पापा ने जो बोला आई गेस सही बोला ऐसा करके। तो ठीक है, ऐसा चिट चैटिंग हुआ। एंड ट्रस्ट मी, बिलीव नहीं करोगे, हम इतना बात कर रहे थे, जो इन्विजिलेटर था वो भी 1-2 बार आके लिटरली वार्न किया कि बात मत करो, बट हम तो ऐसे ही तो बातें बातें किया, एग्ज़ाम भी दिया। एग्ज़ाम मैं मतलब बोल रही हूँ आप लोगों को, सबसे चिल तरीके से मैं यही एग्ज़ाम दिया था। एकदम जो आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, इतना टेंशन नहीं लिया था, ठीक है, कर दिया मैंने एग्ज़ाम पेपर ख़त्म। एंड एग्ज़ाम के बाद जैसे हम बाहर आए तो वो एक एक्चुअली जो रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, अगर किसी को भुवनेश्वर से हो तो पता होगा, उसके साथ में एक मंदिर होता, मतलब मंदिर है। तो एग्ज़ाम दे के जैसे निकला तो ऑलरेडी 12:30-1 o'clock हो चुका था। एंड मंदिर में जैसे प्रसाद देता है ना, उस दिन भी प्रसाद दे लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। एंड मेरा बर्थडे था तो वो लोग दे रहे थे खिचड़ी के साथ लाइक खीर। तो बर्थडे में हम लोग बंगाली नॉर्मली खीर ही खाता है, तो वहाँ पे जैसे ही मैंने देखा खीर वगैरह दे रहे थे, आई वॉज लिटरली हैप्पी कि चलो मेरा बर्थडे तो मस्त हो गया। ऐसा मैं कोई मंदिर में हूँ, ऐसा खिचड़ी खीर ये सब मिल रहा है, तो मैं बहुत ही हैप्पी था। एंड बचपन से मैं थोड़ा स्पिरिचुअल हूँ, मेरे को थोड़ा भगवान की तरफ लगाव ज़्यादा था, तो मुझे अच्छा लगा। तो चलो एग्ज़ाम हुआ अच्छे से, बर्थडे भी काइंड ऑफ सेलिब्रेट हो गया, मतलब मंदिर में थी भगवान के पास, दैट्स द थिंग। एंड जो लड़की मेरे साइड में बैठी थी उनके साथ ही मैं एग्ज़ाम के बाद बाहर आई, दोस्ती हो चुकी है ऑलरेडी उस टाइम तक, उन्होंने नंबर वगैरह एक्सचेंज किया था। एंड उस टाइम में और एक फ्रेंड मुझे वहाँ पे मिला था जो था मेरा क्लासमेट एक्चुअली, मतलब हमारा डिस्ट्रिक्ट से ही था, बट वो एग्ज़ाम दे रहा था, मुझे नहीं पता था। वहाँ पे जाके पता चला कि अच्छा मेरी स्कूल की ये लड़की भी एग्ज़ाम दे रही है। और कोई जान पहचान, सही बताओ, मेरा नोन कोई और मतलब कोई भी नहीं था वहाँ पे वो एग्ज़ाम देने के लिए, मतलब सोचो किसी का नॉलेज ही नहीं था, बस मैं थी एंड वो और एक लड़की, मतलब हमारा डिस्ट्रिक्ट से, जिसको मैं जानती थी। तो मैं सोचा बहुत ही यूनिक एग्ज़ाम है। एंड तब इंटरेस्ट तो वही रहता ना, सबको ही जो एग्ज़ाम देना होता हो रहा है, तो वही लगता था सही है, अलग से क्या एग्ज़ाम देना है। तो वही एक लड़की थी, तो हमारा नंबर एक्सचेंज हुआ जो हुगली वाली लड़की से, एंड उससे भी बात हुआ। तो सब अब नंबर एक्सचेंज कर लिया अपना। एंड ऐसे ही हुआ कि अगर मिल जाएगा तो दोबारा मिलेंगे ऐसे करके।
तो हो गया, एग्ज़ाम भी हो गया, बाहर भी आ गए हम लोग एंड थोड़ा घूमने निकल पड़े हम लोग, क्योंकि मैं और पापा गई थी एंड मेरा बर्थडे था। तो अब एग्ज़ाम हो गया तो पापा बोला चलो थोड़ा भुवनेश्वर घूम लेते हैं। एंड हम लोग को जाना था उदयगिरी धौलीगिरी के पास। एंड भुवनेश्वर में जो लोग हो एंड नहीं भी हो तो मैं बता दूँ, उदयगिरी धौलीगिरी के जस्ट थोड़ा सा डिस्टेंस में ही एम्स है, लाइक 2 to 3 किलोमीटर, ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब 15 मिनट ही लगता है। तो हम लोग जो ऑटो पकड़ के गए थे तो ऑटो वाला भैया भी बोला कि मतलब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। जैसे ही हमारा ऑटो में बातचीत हो रहा था तो तब तक मैं और मेरा पापा और मेरा जो क्लासमेट थी जिससे वहाँ पे जाके मुलाकात हुई, उनका पापा, वो भी अपने पापा के साथ गई थी। तो हम लोग 4 कंबाइन हो गए एंड हम 4 सोचा चलो उदयगिरी धौलीगिरी घूम के आते हैं। एंड ऑटो वाला भी बोला कि वहाँ से पास में ही है हमारा जो एम्स। तो पापा का लाइक ऐसा ही है, एक्साइटेड रहता है हमेशा, चलो एम्स कैसा है देख के आते हैं, क्योंकि पापा ने भी पहली बार सुना है, पापा के पास भी वो न्यू ही था, किसी और से सुना है, उनको भी ज़ीरो आइडिया था। तो ठीक है, सब डिसाइड हुआ। तो हम लोग पहुँचे लाइक एम्स भुवनेश्वर के पास एंड जो पहला झलक था, मतलब क्या ही बोलूँ, मैं एज ए लाइक मैं कभी एक्सपेक्ट एक्चुअली नहीं किया था कि हॉस्पिटल ऐसा दिखते हैं। मतलब हमारे माइंड में गवर्नमेंट हॉस्पिटल मतलब आई गेस एक ही पिक्चर सबका मन में आता है। आई नो जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जो स्टेट हॉस्पिटल होता है वो तो ऐसे सेम ही होता है ना। एंड बचपन से जितने बार देखा है वो ऐसा ही माइंड में पिक्चर ऐसा है कि हॉस्पिटल मतलब एक गंदगी होगा, स्मेल होगा एंड दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, बहुत ही कचड़ पचड़ होगा, ऐसा था दिमाग में। पर जब मैं इस भुवनेश्वर को देखी, मैं सोची इतना सुंदर, इतना ऑर्गेनाइज्ड कोई मतलब हॉस्पिटल कैसे हो सकता है। एंड एक तो उसका कैंपस बाहर से जितना दिख रहा था इतना ऑर्गेनाइज्ड, इतना क्लीन, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोगों को ऑब्वियसली अंदर नहीं घुसने दिया और उस दिन संडे भी था तो नहीं घुसने दिया। तो हम लोगों को जो ऑटो वाला था वो एकदम इस भुवनेश्वर का जो बाउंड्री था पूरा लेके हमको घुमा। And yes, that day, that moment, I decided, I actually didn't decide, I manifested in my mind कि मुझे ये चाहिए। मतलब अगर मेरा हो गया तो एकदम बल्ले बल्ले हो जाएगा। मैं एकदम उस दिन से घर घर भी पहुंची, मम्मी को भी बोला, उस दिन से लिटरली प्रे करना स्टार्ट कर दिया कि यार प्लीज़ मुझे एम्स में एडमिशन दिला दो। उससे पहले मुझे करियर को लेके एकदम 0% चिंता थी, अभी भी मुझे करियर को लेके 0% ही चिंता है। बट अगर करना ही है तो क्यों ना इतना सुंदर एक इंस्टीट्यूट में किया जाए। ऊपर से वो लड़की भी बोली थी एग्जाम में कि मतलब अच्छा है करके। तो अब तो मुझे टेंशन स्टार्ट हो गया। इतना टाइम से मुझे टेंशन हो नहीं रही थी बट अब मुझे टेंशन होने लगी कि चलो अगर होगा तो, नहीं होगा तो बहुत दुख होगा। उससे पहले अगर नहीं भी होता तो दुख नहीं होता, बट अब माइंड में ऐसा हो रहा था कि प्लीज़ हो जाए, नहीं तो बहुत ही दुखी, मतलब दुख हो जाएगा ऐसा करके। तो ऐसा डे पास रहा, मैं हर दिन प्रे करती थी। एंड वन डे क्या हुआ, मेरा जो क्लासमेट का फ्रेंड का पापा था, तो उससे एक्चुअली मेरा पापा का एक नंबर एक्सचेंज किया था। तो उनका पापा मेरे पापा को कॉल किया कि अरे एम्स का रिजल्ट आ गया, मतलब बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस का। तो रात का 9 बज रहे थे, ट्रस्ट में ना, रात का 9 बज रहे थे। एंड दैट टाइम हम लोग इंटरनेट में मतलब फ़ोन में नहीं देखते थे ना रिजल्ट। कोई रिजल्ट देखना होता तो हम साइबर कैफ़े में जाते थे, कितने, क्योंकि इतना इंटरनेट एक्सेस नहीं था। तो वो खुद अपनी बेटी के लिए लाइक पता करके गया था रिजल्ट देखना, और मेरे को पापा को वहाँ से कॉल कर रहा है कि मैं रिजल्ट देखना आया था, रिजल्ट आउट हो चुका है। तो पापा ने बोला ठीक है मैं अभी आ रही हूँ, और आप भी, मेरा पापा ने भी मेरा रोल नंबर शेयर कर दिया कि आप तब तक देखो और मैं फिर भी आ ही जाऊँगी तब तक। तो पापा रेडी हो रहे थे, उतने में वो वहाँ से कॉल आया कि मेरा जो क्लासमेट था उनका लाइक अनलकीली उनका नहीं हुआ। बट मेरे पापा को बोला आपका बेटी का शायद उस रोल नंबर मैच कर रहा है, शायद आपका बेटी का रैंक आया है। मेरा पापा तो लाइक और जल्दी जल्दी से एकदम सब कुछ पहन के वो निकल गए फॉर द रैंक क्या हुआ है वो जानने के लिए। एंड यस, मैंने रैंक किया था कुछ 600 समथिंग, मुझे अभी भी थोड़ा बहुत याद है, 600 कुछ रैंक किया था मैंने। पापा आके बोला हाँ इतना रैंक हुआ है। अब जैसे रैंक हुआ उसके बाद और दूसरी जर्नी शुरू हुआ, क्योंकि उस टाइम में एम्स 7 ही थे, 7 थे। तो हर बैच में 60 करके लेता था, तो उतने में बनता है 420 शीट। तो मेरा तो 600 का आसपास था, तो थोड़ा सा दूर में है, मतलब जितना चाहिए उससे तो मेरा ज़्यादा ही रैंक था। तो मेरे को लगा पता नहीं होगा नहीं होगा। बट एक अच्छा था लकीली कि मेरा जो है कास्ट, मैं जिस उसमें आती हूँ तो ओबीसी में आती हूँ मैं। तो मैं, मेरे को पता है, अब इस अकॉर्डिंग मैं बता देती हूँ। हाँ पता है मुझे जनरल लोगों को लाइक, हाँ अगर मैं जनरल होती तो शायद उस दिन नहीं होता मेरा, आई नो।
मतलब मैं सोच भी नहीं सकती, 420 से ज़्यादा मतलब कम ही करना पड़ता। बट एज ओबीसी था मेरा, एंड ऑब्वियसली मेरे पास वो उसका एक बेनिफिट्स था, तो मैं क्यों नहीं यूज़ करूँगी। तो जो भी है, तो 600 कुछ रैंक था, तो ठीक है। अब जाना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए, एंड उस टाइम ऐसा था कि हम ऑनलाइन काउंसलिंग भी नहीं कर सकते। अगर किसी को काउंसलिंग पर जाना है तो उसको एम्स दिल्ली जाना पड़ेगा। एम्स दिल्ली में जाके वहाँ पे काउंसलिंग प्रोसेस होगा, एंड जो भी काउंसलिंग के हिसाब से जो भी एम्स आपको मिल रहा है वो मिल जाएगा। तो यस, जैसे डेट दिया, जैसे डेट बोला उन लोगों ने मेल पे भेजा था, वैसे हम लोग पहुँच गए एम्स दिल्ली। तो एम्स दिल्ली में था उस दिन काउंसलिंग डे, एंड 3 दिन तक काउंसलिंग होगा ऐसा इन लोगों ने बोला था। तो पहला दिन जब मैं पहुंची काउंसलिंग के लिए, दैट डे मैं जाते जाते ही विद इन हाफ एन आवर काउंसलिंग क्लोज हो गया, एंड उस दिन मेरा नहीं हुआ। तो आई वॉज लिटरली अपसेट कि मुझे मेरा क्यों नहीं हुआ ऐसा करके। एंड पापा इस तभी भी पॉजिटिव था कि हो जाएगा बेटा, ऐसा अभी भी तो 2 दिन और है ना। तो आज तो बस जनरल जनरल का हुआ, मतलब पहला जो 90-100 लोग था बस उन्हीं का हुआ था पहला दिन, जो जनरल में आता है, और बाकी और 2 दिन हैं। तो पापा वॉज लाइक ए पॉजिटिव, बट मेरा मन तो नहीं मान रहा था ना कि तब तक नहीं हुआ। एंड एन इवनिंग में मेरा घूमने का भी मन नहीं हुआ। लाइक कितना जगह हम लोग घूमने गए, कुतुब मीनार वगैरह, लाल किला वगैरह, बट मेरा माइंड वही था कि मेरा काश मेरा हो जाए ऐसा करके। सेकेंड डे हम लोग गए, एंड यस सेकेंड डे बहुत ही लाइक मेरा अंदर हार्ट निकल के बाहर आ जाएगा ऐसा था कंडीशन। लाइक एक स्क्रीन दिया हुआ था, वहाँ पे सातों एम्स का नाम था, एंड एक एक करके रैंक वाइज पर्सन को बुलाया जा रहा था स्टेज पे। जैसे एक जन कोई एक सिलेक्ट कर रहा था, जैसे जा रहा था, मान लो एम्स पटना सिलेक्ट किया तो एम्स पटना से एक सीट हट गया, और एक बंदी गई वो एम्स भुवनेश्वर सेलेक्ट किया तो एम्स भुवनेश्वर से एक सीट कट हो गया, ऐसा करके चल रहा था आंखों के सामने वो काउंसलिंग प्रोसेस। एंड मैं बस भगवान को प्रे कर रही थी लास्ट में, बस एम्स भुवनेश्वर में जब मैं जाऊँ तब बस एक सीट बचा देना भगवान मेरे लिए। मैं बस यही प्रे कर रही थी, एंड यस मेरा टाइम आया, मैं गई एम्स भुवनेश्वर में, तभी भी सीट बचा हुआ था, मैंने प्रेस किया, एंड यस आई गॉट द सीट इन एम्स भुवनेश्वर एज ए बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट, एंड मेरा हो गया एडमिशन उधर। तो ये था मेरा फर्स्ट फेज, एंड यस नेक्स्ट सेकंड फेज आता है मेरा कॉलेज लाइफ। तो फास्ट फेज ख़त्म होते होते मैंने देखा काफ़ी टाइम हो गया, बट या अभी स्टोरी थोड़ा लंबा है। आई होप आप लोगों का थोड़ा सा मतलब आप लोगों को टाइम हो, या तो आप लोग थोड़ा स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो अगर मन करे तो। द सेकेंड फेज वॉज माई कॉलेज लाइफ। जैसे मैंने बोला तो कॉलेज लाइफ में पहुंचा, हॉस्पिटल में एक्सप्लोर किया, एंड ट्रस्ट में बहुत ही अच्छा लगा पहला दिन से ही। इतना अच्छा क्लासरूम्स थे, इतना अच्छा हॉस्टल्स थे कि क्या ही बोलूँ, उसके बारे में अलग से बोलूँगी, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ही लेंदी होते जा रहे हैं मेरे को लग रहा है। तो रूम भी बहुत अच्छा मिला था, एंड हॉस्पिटल्स का स्टाफ्स वगैरह भी बहुत अच्छे थे, एंड रूम तो इतना अच्छा मिला था कि फर्स्ट या सेकेंड में ईयर में मुझे बस एक रूममेट के साथ ही शेयर करना पड़ा था रूम, एंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में बिल्कुल सिंगल रूम मिला था। तो हॉस्टल लाइफ बहुत 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 अमेजिंग था, बहुत कॉलेज का कंपैरिजन में मैं अभी भी ब्लेस्ड फील करती हूँ। लाइक इतना अच्छा हॉस्टल लाइफ मिला था मुझे, एंड कॉलेज लाइफ भी बहुत अच्छा था, कॉलेज वगैरह भी बहुत सुंदर था, बहुत मॉडर्न तरीके से पढ़ाई किया जाता था, जो कि मैंने पहले कभी नहीं देखा था ऑब्वियसली। एंड हॉस्पिटल में भी जाते थे, फिर धीरे धीरे जैसे हॉस्पिटल में हमारा प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट हुआ, प्रैक्टिकल बहुत अच्छी होती थी एम्स में। लाइक सुबह 7:30 बजे से पूरा 1 बजे तक हम लोगों को जाना पड़ता था क्लिनिकल में, फिर 2 से 5 क्लास हो जाता, तो फुल डे एकदम हम लोग को प्रैक्टिकल में फुल एकदम एक्सपोजर मिला था। हम जाते थे वहाँ पे फर्स्ट ईयर का हाफ से ही, लाइक लास्ट लास्ट से हम लोग को थोड़ा बहुत कुछ कुछ आने लग गया था पेशेंट का चीज़ें, मेडिकेशंस देना वगैरह। तो वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ्स लोगों से भी बात होता था उस टाइम जो थे, तो वो लोगों से भी बहुत मोटिवेशन मिला कि इतना सैलरी मिलता है। पहला मोटिवेशन उसी से ही मिला था ऑब्वियसली कि सैलरी इतना मिलता है। फिर नेक्स्ट मोटिवेशन मिला था छुट्टी इतना मिलता है। मैंने बोला वाह वाह, इतना छुट्टी मिलता है, इतना सैलरी मिलता है, बहुत बढ़िया है। 6 घंटा ड्यूटी करो, रात का ही बस 12 घंटा होता है। तो मैं देख के काफ़ी मोटिवेट हुई थी, एंड मेरा दिमाग में कॉलेज लाइफ में बैठ गया था कि हाँ चलो मुझे इसका ख़त्म करने के बाद मेरे को यहाँ पे ही लाइक एज ए नर्सिंग ऑफिसर ज्वाइन करना है, तब से मैं हो गई मोटिवेटेड। एंड यस जैसे ऐसा हो गया, फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक मैंने पढ़ाई करती रही, जैसे जाता गया प्रैक्टिकल गई, कम्युनिटी पोस्टिंग्स गई, एंड बहुत ही अच्छी थी मेरा कॉलेज लाइफ। एंड
सबसे बड़ी बात जो है 60 स्टूडेंट्स थे हम लोग, एंड उसमें से 3 ही बंगाली थे हमारा पूरा बैच में, एंड बाकी सारे डिफरेंट डिफरेंट जगह से, कोई साउथ से, कोई नॉर्थ से, कोई एमपी से, ऐसे बहुत सारे लोग थे। तो बहुत ज़्यादा लाइक मिला मुझे बहुत तरीका का लोगों का अटैचमेंट। एंड अगर खुद भी सोचूं कि 2015 में मैंने ज्वाइन किया था फॉर द बीएससी नर्सिंग, दैट टाइम मैं जो पर्सन था 2019 में जाके आई वाज लिटरली चेंज्ड इन द सेंस इनसाइड नहीं बट आउटसाइड। मेरा नॉलेज बढ़ा, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, मेरा सब कुछ बदल गया। लाइक कॉलेज लाइफ में जैसे बदलता है वैसे तो बदला ही, प्लस डिफरेंट स्टेट का लोगों का अटैचमेंट में मैं और थोड़ा सा लाइक कॉन्फिडेंट हो गई। बात करना है जो अच्छे से नहीं जानता था वो भी सीख गई मैं। तो ऐसा करके मेरा कॉलेज लाइफ निकला। एंड यस, इस पोर्शन में अगर मुझे कॉलेज लाइफ का कुछ पिक्चर्स मिले हॉस्टल लाइफ का या तो कम्युनिटी पोस्टिंग वगैरह, मैं ज़रूर यहाँ पर अटैच कर दूँगी। आई थिंक आप लोगों को देखने में अच्छा लगेगा कि मैं कैसे थी 2050 मतलब उस एरा में। तो दिस वॉज द सेकेंड फेज, एंड सेकेंड फेज में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हुआ, ऑब्वियसली मेरा पढ़ाई में चला गया। एंड नाउ आई एम एंटरिंग द थर्ड फेज एंड माई लाइफ चेंजिंग फेज इट वॉज। सो ऑन द थर्ड फेज ये स्टार्ट होता है जैसे ही मैंने नर्सिंग कंप्लीट किया 2019 से लेकर के एम्स कल्याणी में एज ए नर्सिंग ऑफिसर ज्वाइन करने का जो वे था वो रास्ता, ये है मेरा थर्ड फेज। यस, तो मेरा नर्सिंग कंप्लीट हो गया 2019 में। एंड उस टाइम में मैं ऑलरेडी 2019 में जैसे ही मेरा एग्ज़ाम मैंने दे दिया फाइनल का, तब से ही मैंने थोड़ा बहुत लाइक जॉब नर्सिंग ऑफिसर कहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का कहाँ पे होता है, मैं ऑलरेडी लाइक एग्ज़ाम्स देना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। तो उससे मैंने आरआरबी का एग्ज़ाम भी दिया, जिन लोगों को पता नहीं है रेलवे का जो होता है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, वो भी मैंने दिया था। तो लकीली मेरा उस टाइम मैं रनिंग पढ़ाई में थी तो मेरा सिलेक्शन भी हो गया था आरआरबी में। बट द थिंग इज़ कि मेरे को तब तक प्रोविजनल जो सर्टिफिकेट होता है ना एम्स का कोर्स कंप्लीशन का, वो सब कुछ भी नहीं मिला था क्योंकि मैंने एग्ज़ाम के जस्ट बाद ही दे दिया था। एंड आई वॉज नॉट एलिजिबल और ऑन दैट डे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मेरा कट गया, तो आरआरबी में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। एंड फिर मैंने ज्वाइन किया एम्स भुवनेश्वर में एज ए कंट्रैक्चुअल। एज वो लोग क्या करते हैं, जो स्टूडेंट लोग होता है ना, उन लोगों को कॉन्ट्रैक्चुअल में वो लोग जॉब प्रोवाइड करते हैं। एंड सैलरी थोड़ा कम होता है, लाइक 40,000 समथिंग, बट वो लोग प्रोवाइड करते हैं। एंड छुट्टी भी कम होता है, छुट्टी भी नॉर्मल की तरह नहीं होता, बस मंथ में 4 ही ऑफ होता है और शायद हॉलीडे होता है तो वही वाला ऑफ। तो मैंने उसमें ज्वाइन कर गया 2019 में। या फर्स्ट टाइम इट वाज गुड कि पहले स्टार्टिंग में ही लाइक करियर का स्टार्टिंग में मुझे 40,000 मिल रहा था। इट वाज गुड, अपने हॉस्पिटल में ही मिल रहा था, इट वाज गुड। बट दिस वाज अ कॉन्ट्रैक्चुअल, तो मुझे और पढ़ना था, तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। एंड स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाई छोड़ ही दिया था क्योंकि एकदम इतना पढ़ाई किया, फिर उसके बाद जॉब मिला, तो एकदम उस मोमेंट को मैं इंजॉय कर रही थी। एंड द नेक्स्ट डिजास्टर मोमेंट केम व्हेन कोविड आया 2020 में। तो 2019 में मैंने ज्वाइन किया एज ए कंट्रैक्चुअल, एंड 2020 में आ गया सबका लाइफ का एकमात्र डिजास्टर जो है कोविड। एंड कोविड के टाइम पे आई लिटरली फील द बैड थिंग्स इन दिस प्रोफेशन। में क्या ही बताऊँ, बैड थिंग इन द सेंस ऐसा नहीं है, तब सब कुछ बीमार पड़ रहा था सब लोग। एंड कोविड में सबको पीपी पहनना पड़ रहा था। एंड इट वॉज वेरी हेक्टिक टाइम पीरियड था, बहुत ही हेक्टिक टाइम पीरियड था। एक तो हम लोगों को पीपी पर पहन के ड्यूटी जाना पड़ता था। कोविड पेशेंट के पास हमारे एम्स भुवनेश्वर में एटलीस्ट डॉक्टर लोग बहुत पास में नहीं जाना पड़ता उन लोगों को पेशेंट के पास, ऑब्वियसली वो लोग अपना ऑर्डर लिख के चले जाते थे। एंड मेन काम आई गेस हम लोगों ने किया, एंड हैट्स ऑफ टू अस। हम लोगों ने पीपी किट पहन के पेशेंट के पास सारे ट्रीटमेंट्स दी। एंड अभी प्राउड फील होता है, बट तब के लिए ये बहुत ही हेक्टिक था क्योंकि एक तो वो पीपी पहन के बाद जब मैं घर पे आती थी, एक तो सिर दर्द होता था, क्या क्या नहीं होता था, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। तो सब मिला के ये बहुत ही हेक्टिक था वो वाला जो पीरियड था 2020 जब कोविड आया। एंड नेक्स्ट जो हेक्टिक थिंग था उसके ऊपर, हम एज कंट्रैक्चुअल थे एंड एज स्टूडेंट के बाद ही ज्वाइन किया था, तो लाइक एक हफ्ते बाद हम लोगों को बार कोविड ड्यूटी में हम लोगों को दिया जा रहा था। लाइक जो सीनियर स्टाफ थे, जो और स्टाफ थे, उन लोगों को कंपेरेटिवली हम लोगों का कंपेरेटिवली में कम मिलता था कोविड ड्यूटी, हम लोगों को ज़्यादा मिलता था। तो मेरा लाइफ तो लाइक मैं एकदम लिटरली मैं बहुत ही
क्या ही बोलूँ, मेरा लाइफ एकदम कचपच हौच-पौच हो गया था, मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। ऊपर से कोविड के लिए क्या है, मेरा डिफरेंट स्टेट था, लाइक भुवनेश्वर, उड़ीसा, एंड मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, तो बॉर्डर क्रॉस करके जाने भी नहीं दे रहे थे, तो 1 साल तक तो मैं घर भी नहीं गई। एंड दैट मोमेंट 2020 ये जैसे हेक्टिक पीरियड भी था मेरे लिए, वैसा एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को भी लाया। 2020 का सितंबर मुझे अभी भी याद है, रात का लाइक 8:30-9 बजे नोटिफिकेशन आया था एम्स का साइट में फॉर नॉट सेट, पहली बार जो नॉट सेट 1 हुआ था। यस, नर्सिंग ऑफिसर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हमारे से स्टार्ट हुआ था। पहला नॉट सेट 1 मैंने ही दिया है, एंड वही दिन था जिस दिन पता चला कि एक कॉमन एग्ज़ाम होगा। उससे पहले तो अलग अलग होता था, लाइक एम्स पटना अलग से लेते थे, एम्स ऋषिकेश अलग से एग्ज़ाम करते थे, ऐसे ही था। एंड मैंने काफ़ी एग्ज़ाम दिए भी थे, एम्स पटना का, एम्स ऋषिकेश था, बट हुआ नहीं था ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने पढ़ाई वढ़ाई तो सब छोड़ दिया था। बट इस बार मैं तो एक तो गुस्से में थी, ऑलरेडी स्ट्रेस थी ये कोविड की वजह से, एंड सेकेंड थिंग ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब था, तो मुझे कैसे कैसे करने के मुझे परमानेंट वाला जॉब चाहिए था अब, क्योंकि मैं समझ गई थी अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्चुअल में करता रहा तो मेरा लाइफ पूरा गया, मैं एकदम मर जाऊंगी ऐसा करके। तो जैसे ही आया नोटिफिकेशन, मैं सोच लिया कि पहली बार आया था एक तो, एंड देखा एम्स कल्याणी ने भी लाइक पोस्ट डाला है जो कि मेरा स्टेट में है, तो मैं समझ गया इस बार इतना पोस्ट आया है, कैसे भी करके ये नॉट सेट 1 मुझे क्लियर करना है, क्योंकि 4000 के ऊपर नर्सिंग ऑफिसर चाहिए थी, सीट बहुत ज़्यादा थी, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, तो मेरा होप भी बढ़ा। तो चलो सितंबर में आया, बट जिस दिन नोटिफिकेशन आया बस उसका 1 मंथ बाद ही एग्ज़ाम है, मतलब एग्जैक्ट बीच में टाइम पीरियड था 1 मंथ, मतलब मुझे जो भी करना है, पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, जो भी करना है 1 मंथ में करना है। एंड दिस वाज अ स्टोरी, मैं बता रही हूँ, अभी याद है, एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया पिछले दिन रात को, एंड अगले दिन मैं गई ड्यूटी, एंड उस टाइम मेरा कोविड ड्यूटी नहीं चल रहा था, मेरा पाल्मो वार्ड में ड्यूटी था, एंड वहाँ पे एक सर थे, तो सबका ऑलरेडी हॉस्पिटल में ही पता चल गया कि नॉट सेट 1 होने वाला है, ऑब्वियसली सभी सेम प्रोफेशन में, सबको पता है। एंड वार्ड में एक सर थे, वो साउथ इंडियन सर था, एंड मुझे बहुत इंकरेज करते थे, मतलब ये एग्ज़ाम से पहले भी इंकरेज करते थे कि पढ़ाई करो बेटी, और अच्छे से जॉब करना है, ये करना है, तो वो मुझे हमेशा मोटिवेशन कर देते थे। तो जब ये निकला उस दिन उनका भी ड्यूटी था, तो मुझे बोला बेटा तुमने तो पढ़ाई नहीं किया होगा, जॉब जॉब जब से लगी है तब से पढ़ाई नहीं की होगी, ऑब्वियसली पहला सैलरी, पहला एकदम इंजॉयमेंट, अपने तरीके से जी रहे थे, तो पढ़ाई एकदम मैंने छोड़ ही दिया था। तो उन्होंने बोला अगर तुमको क्रैक करना है तो तुम 1 मंथ एकदम छुट्टी लो, छुट्टी इन द सेंस अनपेड लीव, क्योंकि हम लोग को ऐसा लीव तो नहीं मिलता था, अगर छुट्टी लेना है तो हम लोग को विदाउट पेमेंट 1 मंथ का पूरा छुट्टी लेना पड़ेगा। बोला कि तुम पूरा 1 मंथ का अनपेड लीव ले लो, एंड पढ़ाई करो घर पे बैठ के, अगर होगा तो इसी में चांस बनता है, अदरवाइज तो कैसे होगा, नहीं पढ़ोगे तो। मैंने सोच लिया कि पेमेंट चाहे जा जाए, 1 मंथ का पेमेंट नहीं मिलेगा, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, बट मेरे को पढ़ना ही पड़ेगा। मैं एकदम डिस्परेट हो चुकी, दैट टाइम आई वॉज इतना डिस्परेट, मैं क्या ही बोलूँ। ये मैं कभी भी कोई भी मेरा कैसे सब पूछते हो ना कि क्या कोचिंग लिया था, कुछ भी लिया था, भाई अंदर जब एक अलग सा डिस्परेटनेस आ जाता ना, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मैं पूरा डिस्परेट हो गई थी। मैं छुट्टी के लिए एकदम वो दे दिया लेटर कि मुझे 1 मंथ ऐसे अनपेड लीव चाहिए, एंड बाय द लाइक गॉड गॉड का ब्लेसिंग से मुझे उस दिन क्या हुआ, मैं पहला इंसान थी, एज पिछले दिन नोटिफिकेशन आया तो मैं अगले दिन सुबह ही, मॉर्निंग ड्यूटी था तो मैं सुबह ही देने चली गई, तुरंत लिखा लेटर, तुरंत ही देने चली गई, एंड एज आई वॉज द फर्स्ट वन, तो मुझे मिल भी गया था, वो अप्रूव्ड भी हो गया था। बट उसके बाद काफ़ी फ्रेंड्स थे, मेरा देख के लेने गया, बट उन लोगों को और नहीं मिला ऑब्वियसली, क्योंकि उस टाइम स्टाफ शॉर्टेज हॉस्पिटल कैसे मैनेज करेगी, क्योंकि ऑलरेडी कोविड चल ही रहा है। तो मैं सोचा मैं तो छुट्टी ले लिया, अब मुझे करना पड़ेगा पढ़ाई। तो जैसे छुट्टी लिया मैंने, पढ़ाई एकदम स्टार्ट हो गया, एंड पापा को उससे पहले बता दिया था देखो 1 मंथ मुझे पैसा नहीं मिलेगा, बट यार देने का भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास सेविंग्स थे पिछले मंथ का जो भी है, तो मेरे पास ऑलरेडी सेविंग्स थे, मैंने सोचा ठीक है हो जाएगा मैनेज। एंड अगले दिन से, मतलब उसी दिन मैं रूम पे गई, एंड दैट डे आई मेक ए लाइक अ रूटीन, वो रूटीन अभी मेरे पास नहीं है, पुराना एक
रजिस्टर में था, वो रजिस्टर मुझे एक्चुअली मिला नहीं, बट मुझे ऐसा रजिस्टर मिला जहाँ पे मैं मतलब तैयारी स्टार्ट किया था। थोड़ा बहुत दिखा सकती हूँ मैं उसमें। तो मैं एकदम पूरा रूटीन बनाया, एकदम सुबह 6 बजे से रूटीन मेरा बन जाता था। लाइक मैं 5:30 बजे उठ जाती थी, 6 बजे से पूरा मेरा पढ़ाई स्टार्ट हो जाता। दोपहर का थोड़ा ब्रेक रहता, मतलब थोड़ा रेस्ट वेस्ट करने के लिए, फिर एकदम रात को 9-10 बजे तक पढ़ाई, मतलब कंटिन्यू, मतलब पूरा एक रूटीन बन गया था। एंड एक मंथ का मैंने पूरा एक प्लान बनाया था, जो आई गेस ये वीडियो जो प्लानिंग है वो मेरा एक वीडियो है ना कि हाउ आई क्रैक नॉर्सेट इन 1 मंथ, वो वाला वीडियो मैं यहाँ पे आई बटन में कहीं पे दे दूँगी, वो चेक कर लेना। मैं वैसे ही पढ़ाई किया था पूरा सही में, मतलब मैं एकदम झूठ नहीं बोला था, एकदम सेल्फ स्टडी किया था मैंने उस टाइम। एंड मैंने बहुत पढ़ा था उस टाइम, मतलब पहले 15 दिन में मैंने थ्योरी कंप्लीट किया, 15 दिन प्रैक्टिस किया, ऐसे करके मैंने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कंप्लीट की। अब प्रिपरेशन वाला वीडियो देखना है तो जो वीडियोस मैंने बोला वो देख लेना आप, कैसे मैंने प्रिपरेशन लिया था। एंड द लास्ट फेज, दिस इज द फोर्थ फेज, दिस वाज द एग्ज़ाम से लेके मेरा जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो वाला बता रही हूँ, वो फेज़। तो एग्ज़ाम के दिन मैं गई, एंड एग्ज़ाम का जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, मैं एकदम बिल्कुल खाना भी नहीं बना रही थी, एज़ मैं अकेली रहती थी। तो मतलब खाना खाओगे तो खुद से बनाना पड़ेगा, ऐसा था मेरा। बट मैं उस टाइम वो भी टाइम खर्चा हो जाएगा करके बोल के मैं खाना भी नहीं बनाती थी, मैं ज़ोमेटो या स्विगी ये सब से लाइक ऑर्डर करके खाती थी। तो ऐसे ही चल रहा था मेरा, बट मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बहुत हेल्थ में असर पड़ा था, बट मुझे पता था कि अगर मिल जाएगा उसके बाद मैं उसको लाइक ठीक कर लूँगी। फिर एग्ज़ाम का डे आया एंड एग्ज़ाम मैं देने गया। जैसे बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे ही चिल तरीके से गया था, ये एग्ज़ाम बिल्कुल अपोजिट। मैं बहुत ही टेंशन में गई थी, बहुत ही स्ट्रेस में गई थी, एज़ मेरा ऊपर बहुत कुछ था। एज़ देखो मैंने 1 मंथ का छुट्टी लिया था, बहुत सारे फ्रेंड्स को नहीं मिली थी। काफ़ी लोग ऐसे ही बोलते ही तो ऑब्वियसली बोलेगा कि शायद ने तो छुट्टी लिया है 1 मंथ का पूरा, तो उनका तो हो ही जाएगा। एंड मेरा भी था, मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया क्योंकि देखो कॉन्ट्रैक्चुअल है, वो अगर चाहे तो मुझे निकाल भी सकता है। तो मेरा ऐसा था कि अगर मेरा इसमें नहीं हुआ तो वो भी जॉब जाएगा, अब मैं क्या करूँगी। दो मुझे अभी रियलाइज़ होता है, दो अगर नहीं भी होता तो दूसरा आउट भी था, बट एज ए उस टाइम का दिमाग में, मेरा दिमाग में यही चल रहा था कि बहुत ही रिस्की डिसीजन ले लिया मैंने। एक नहीं हुआ तो इधर का भी जाएगा और उधर का तो जाएगा ही, ऐसे ही था। तो मेरा अंदर बहुत प्रेशर था कि मुझे कैसे करके ये एग्ज़ाम क्रैक करना ही है। एग्ज़ाम के अंदर गई एंड क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, कर रही थी एंड बीच में एक पोर्शन ऐसा आया, उस पोर्शन देख के लिटरली मेरा एग्ज़ाम हॉल के अंदर रोना आ गया था, क्योंकि बीच में कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसा था जो मुझे आ नहीं रहा था। लाइक एक नहीं आ रहा था, फिर मैं नेक्स्ट में गई तो वो भी नहीं आ रहा था। बहुत टेंशन में आ गई मैंने बोला यार मैंने इतना पढ़ाई किया फिर भी नहीं आ रहा है, मतलब नहीं होगा मेरा, ऐसा करके मैं टेंशन में आ गई। फिर पता नहीं बाई से ही मैं एवरी टाइम बोलती हूँ, बाई गॉड ब्लेसिंग्स, मेरा अंदर से एक आवाज़ आया कि देखो अगर ये टफ़ है तो सबके लिए टफ़ है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, जितना जितना नहीं आ रहा है उसको छोड़ो एंड आगे करो, बाद में अगर एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आएगा तो करना, नहीं तो नहीं। अंदर से आवाज़ आई एंड यस मैं थोड़ा टाइम के लिए शांत हुई एंड धीरे धीरे करके जितना आया जितना नहीं आया मैं करती गई। एंड ऐसा करके मैंने कैसे कैसे करके एग्ज़ाम दिया। एंड एग्ज़ाम के बाद से टेंशन स्टार्ट हो गया ऑब्वियसली कि होगा नहीं होगा ऐसा करके। एंड फाइनली द डे ऑफ रिज़ल्ट, मेरा रोल नंबर में यस मैंने रैंक क्वालिफाई किया। एंड यस उसके बाद जैसे प्रोसेस होता है लाइक द कहाँ पे मिलेगा ऐसा ऐसा करके जो भी प्रोसेस होता है, आई थिंक जिन लोगों को पता है उन लोग मतलब जानते हो कि फ़ोन में ही करना होता है, ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, ऐसे करके 2 to 3 फेज़ होता है। लाइक वो रिज़ल्ट आने के बाद सब कुछ हुआ एंड एवरी टाइम एक एक फेज़ आता था, एक एक टेंशन आता था कि मुझे चाहिए। आई थिंक ये सबको ही होता है एंग्जाइटी, जो जो इस थ्रू में गया है वो उनको ही पता होगा। तो फाइनली यस मेरा एम्स कलानी में सिलेक्शन हो गया। एंड उस टाइम था अप्रैल 2021 जब फाइनल लिस्ट आया था नॉर्सेट का कि मेरा एम्स कलानी में हुआ है। एंड ऑन द डे ऑफ 4 जनवरी 2022 मैं एज ए नर्सिंग ऑफिसर एम्स कलानी में ज्वाइन किया। मैं यहाँ पे फ़ोटो अटैच कर दूँगी उस दिन का, माई ब्लेसिंग डे इन माई लाइफ। तो यस मैं ज्वाइन कर लिया एंड नाउ 2025 ऑलरेडी 3.5 years आई गेस हो ही गया। मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ एंड ऐसे ही मैं वीडियो का अंत में आ चुकी हूँ, स्टोरी का अंत में आ चुकी हूँ।
एंड आई होप मेरा ये स्टोरी आप लोग को अच्छा लगा। मुझे नहीं पता, मुझे एक्चुअली खुद मैं ये स्टोरी बोलने का फ़ैसला इसलिए लिया था क्योंकि मैं खुद सोचती हूँ कि लाइफ में जो जैसा-जैसा टाइम में जैसा-जैसा होते गया, वो कुछ कारण में हुआ। एंड इसका पहला मोड़ उसी दिन था जब मैं अपने बर्थडे का दिन वो बीएससी वाला एंट्रेंस एग्ज़ाम देने गई थी, एंड दैट वाज़ माय एंट्री पॉइंट, एंड दैट वाज़ द डे ऑफ माय लक, माय बर्थडे था। मैं बहुत ही ग्रेटफुल फ़ील करती हूँ। मेरे को पता है कि मैं बहुत कुछ तो अचीव नहीं कर लिया, बट मुझे इतना पता है मैंने एटलीस्ट वो अचीव कर पाया जो मैं काफ़ी लोगों का बात सुनती हूँ, तो मुझे पता है कुछ लोगों का सपना है इस जगह। तो आई अचीव दिस थिंग। और भी अचीव कर पाती तो अच्छा होता, बट या दिस इज़ ऑल्सो ए ब्लेसिंग फॉर मी। तो मैं यही कहूँगी बाय द स्टोरी, आई थिंक जिन लोगों को क्रैक करना है या तो क्रैक कर लिया या तो दूसरा कुछ करना है, अगर मेरा स्टोरी आप लोगों ने सुना तो आप लोग प्रिपरेशन करते जाओ, हार्ड वर्क करते जाओ। बाय द यूनिवर्स, लाइक जो भगवान भी अगर कोई मानता हो, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जो भी है, जो भी मानते हो, यूनिवर्स को तो मानते हो, अपना हार्ड वर्क करो, अपना जो है ना, तुम्हारा जो रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। बट ये है कि तुमको मेहनत करना है। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुमको उस जगह मिल ही जाएगा एक ना एक दिन। एंड मेरे को तो लगता है मेरे को मिल गया, मतलब जो लोग करियर ओरिएंटेड होता है, पहले से ही पढ़ाई करते हैं, आई गेस वो लोग कहाँ कहाँ ना नहीं जा पाएगा। मेरा तो चलो छोड़ो। तो दिस इज़ द स्टोरी गाइस। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिला है इससे। मैं आप लोगों को मोटिवेटिंग मॉडल तो नहीं बता रही हूँ, बट द थिंग इज़ कि मैं सोचती हूँ कि मैंने उस टाइम हार्ड वर्क किया था, एकदम डेस्परेट होकर पढ़ाई किया था, एंड ट्रस्ट में मुझे कोई भी कोचिंग का ज़रूरत नहीं पड़ा था। मैं बहुत बस एमसीक्यूज़ वगैरह प्रैक्टिस करती थी एंड वही सब, तो मुझे मिल गया था। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर टुडे गाइज। एंड आप लोग जो मुझे देख रहे हो, एंड यहाँ पे आने के बाद एज मैं इतना ग्रेटफुल थी कि मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था, एंड ऐसे ही आप लोग मुझे देख रहे हो। तो आई होप ये स्टोरी आप लोगों को कहीं ना कहीं से आप लोगों को स्ट्रेंथनिंग करेगा। जो लोग प्लानिंग करो, अभी से पढ़ाई स्टार्ट करो। एंड ऐसे ही मैं वीडियो का भी एंड करूँ क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, आई नो। एंड अगर किसी को बोरिंग लगा तो आई डोंट नो, एंड अच्छा भी लगा तो कमेंट कर देना कि आप लोगों को मेरा स्टोरी कैसा लगा। मैं बहुत मन से बताया, एंड दिस इज़ द इमोशनल स्टोरी फॉर मी। तो चलो वीडियो को एंड करते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट फ्राइडे मिलते हैं। एंड तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे काइंड एंड स्टे पॉजिटिव। एंड मेरा चैनल को अगर देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाइज। एंड मैं फ्राइडे फ्राइडे ज़रूर अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाने का कोशिश करूँगी। तो चलो, बाय बाय।